नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम शिक्षण विधि पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है। एसएसबी, टीजीटी, एलटीआर और ओस्टेट की परीक्षा में पूछे गए इसी शिक्षण विधि के प्रश्नों को हम चर्चा करने वाले हैं। आप अंत तक देखने का जरूर प्रयास करेंगे क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्य पाठ में कौन सी चीज उपयोगी नहीं होती है? पद्य पाठ में यानी कविता पाठ में गायन दक्षता उपयोगी होती है। भाव विश्लेषण किया जाता है, कविता में भाव निहित होते हैं। सस्वर वाचन, कविता को वाचन किया जाता है, पढ़ा जाता है और जोर से पढ़ा जाता है स्वर के साथ। तो आपका भाव पल्लवन जो है ये आपका पद्य पाठ विधि में नहीं होता है। भाव पल्लवन जो है ये गद्य पाठ विधि में होता है और यही प्रश्न दूसरे प्रश्न में पूछा जाएगा। देखिएगा, किस पाठ के अध्ययन के लिए आगमन विधि सहायक है? आगमन विधि, आगमन विधि जो है किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? व्याकरण शिक्षण के लिए। व्याकरण पाठ में हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम उसमें उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तत्पश्चात नियम निर्धारण किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, गद्य पाठ की सही विधि क्या है? गद्य पाठ की सही विधि सस्वर वाचन, भाव विश्लेषण, बोधन और पुराने पाठ की चर्चा। देखिए, सस्वर वाचन तो है ये पद्य पाठ का है, ये गलत होगा। भाव विश्लेषण भी पद्य पाठ में भी होता है, ये भी गलत है। पुराने पाठ की चर्चा भी। तो आपका बोधन, बोधन है गद्य पाठ की सही विधि। बोधन का अर्थ क्या है? समझना। गद्य पाठ में किसका महत्व नहीं है? गद्य पाठ में भाव पल्लवन का महत्व गद्य पाठ में होता है। वाचन दक्षता यानी पढ़ने की हमारे पास योग्यता होना चाहिए। उच्चारण की दक्षता विधि, तो आपका ये होगा सही आंसर। यानी कि किसका महत्व नहीं कहा गया है? तो साक्षरता। पांचवा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण में कौन सी प्रक्रिया अधिक सफल हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर जब हम पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? अभिनय के साथ गायन भी करेंगे ताकि कविता को बच्चे अच्छे तरीके से आत्मसात कर ले। हम गा गा के पढ़ाते हैं। गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य किस सोपान में होता है? व्याकरणिक कार्य जो है गद्य पाठ में कब होता है? प्रयोग सोपान में होता है और हम उस समय गृह कार्य और कक्षा कार्य ये दोनों कार्य करते हैं। सबसे पहले कक्षा कार्य करते हैं, उसके बाद गृह कार्य देते हैं जो कि गद्य पाठ में होता है। पद्य पाठ में आदर्श सस्वर वाचन के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? देखिए, पहले शिक्षक आदर्श सस्वर वाचन कर लिए, अब सस्वर वाचन कौन करेंगे? उसके बाद आता है आपका सस्वर अनुकरण वाचन। आदर्श सस्वर वाचन के बाद सस्वर अनुकरण वाचन किया जाता है, बच्चे अनुकरण करते हैं। व्याकरण पाठ में उदाहरण के आधार पर प्रश्न पूछने और नियम निकालने को कौन सी विधि कहते हैं? देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम पढ़े थे आधार। सबसे पहले हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है। उदाहरण किस विधि में प्रस्तुत किया जाता है? यानी आगमन विधि में। सबसे पहले हमें उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम निर्धारण करते हैं। यह है आपका आगमन विधि। और सबसे पहले किस विधि में नियम बताया जाता है? तो निगमन विधि। गद्य पाठ पढ़ाते समय अनुकरण वाचन के पहले क्या किया जाता है? अनुकरण वाचन कौन करते हैं? अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं। तो बच्चे से पहले कौन अपना काम करते हैं? वो होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन तो शिक्षक करते हैं। गद्य पाठ पढ़ाते समय अनुकरण वाचन के पहले आदर्श वाचन किया जाता है। जिस पाठ योजना में श और स के भेद पर चर्चा की जाती है उसे कौन सी पाठ योजना कहते हैं? ये उच्चारण से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा उच्चारण, क्योंकि हम श और स ये दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं, सही उच्चारण नहीं कर पाते। और संरचना किससे संबंधित है? जब आप व्याकरण से संबंधित पाठ पढ़ाएंगे यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपका संरचना पाठ में जाएगा। पद्य पाठ में कविता और गद्य पाठ में अन्य विधाएं जैसे कि निबंध, उपन्यास, कहानी इत्यादि। व्याकरण पाठ की एक अन्विति में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने के बाद क्या पूछा जाता है? विश्लेषणात्मक प्रश्न
पूछने के बाद नियम निर्धारण के प्रश्न पूछेंगे। कौन सा प्रश्न पूछेंगे? नियम निर्धारण के प्रश्न। व्याकरण शिक्षण के दौरान जब शिक्षण व्याकरण नियम से शुरू होता है और उदाहरण की ओर जाता है तो हम क्या कहेंगे इसे? सबसे पहले नियम, तो नियम से न आ रहा है तो याद रखिएगा निगमन विधि। जिसमें पहले नियम बताया जा रहा हो उसे निगमन विधि कहते हैं। गद्य पाठ के काठिन्य निवारण की विधियां नहीं है। काठिन्य निवारण की विधियां जो है उद्बोधन विधि है, लेकिन ये मंत्रणा विधि नहीं है। आपका सही आंसर होगा सी। पद्य पाठ बिंदु, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है मित्रों, ये होगा गद्य बिंदु पाठ्य होगा। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण गद्य पाठ के किस सोपान के अंतर्गत आता है? ये पाठ्य बिंदु जब आप स्पष्ट करेंगे तो ये आपका प्रस्तुतिकरण में जाएगा। किस पाठ में जाएगा? प्रस्तुतिकरण। क्योंकि हम स्पष्ट करते हैं बच्चों को पाठ के बारे में, तो प्रस्तुतिकरण सोपान के अंतर्गत जाएगा। विचार विश्लेषण प्रश्नों के पश्चात शिक्षक क्या करता है? इसीलिए मैं पूरा पीडीएफ में पढ़ाया और आप लोग उसे ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। विचार विश्लेषण प्रश्न के बाद शिक्षक क्या करता है? तो अब अंतिम सोपान की ओर हम जाते हैं तो उसके बाद शिक्षक पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? बोध का अर्थ है समझ। क्यों पूछते हैं? कि पाठ को छात्रों ने कहां तक समझा यह जानने के लिए हम लोग बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। कविता में भाव बोध प्रश्न पूछा जाता है और गद्य पाठ में बोध ज्ञान प्रश्न पूछा जाता है। पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी हम स्वर के साथ उस पाठ को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कविता का काव्यात्मक प्रभाव सुदृढ़ करने के लिए, कविता को रोचक बनाने के लिए, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कविता को जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि कविता में निहित भावों को, उनके अंदर निहित रस को हम रसानुभूति कर सकें। काव्यात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वही चीज है, शिक्षक क्या करेंगे? बहुत सरल प्रश्न, सस्वर वाचन करेंगे, स्वर के साथ वाचन करेंगे। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। व्याकरण शिक्षण में प्रस्तावना का आरंभ कब होता है? कैसे होता है? अगर हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरणिक चार्ट के द्वारा व्याकरण शिक्षण में हम प्रस्तावना का प्रारंभ कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? व्याकरण पढ़ाते समय किस विधि से अंत होगा? निगमन विधि, क्योंकि हम एक नियम पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए व्याकरण शिक्षण का अंत निगमन विधि से होता है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं उत्साहित हो उठता हूँ आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए, और मैं इसी तरह से निरंतर प्रयासरत रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।